सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन KPIT टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है और वीक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के अर्निंग्स। तो सीधा कंपनी के अर्निंग्स की ही हम लोग बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि आज के दिन जो कंपनी में गिरावट देखने को मिली है उस गिरावट का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। इसमें पहला रीज़न है कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो आपको नेगेटिव रिपोर्ट होते हुए दिखे हैं और साथ में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, यानी कि 1% से गिरा है। अब ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में और भी आसानी हो। अब देखो, कोई भी कंपनी जब ग्रोथ हमें दिखाती है अपने रेवेन्यू में या फिर बोल सकते हैं अपने बिजनेस में, तो वो दो टाइप का ग्रोथ होता है। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है, खुद का बिजनेस जो है, उससे आने वाला ग्रोथ को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और जब कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है उससे आने वाला रेवेन्यू कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर्स में ऐड होता है और वहाँ पर जो कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखो, KPIT टेक्नोलॉजी जो खुद का बिजनेस चलाती है, वहाँ से अगर मान लो ये कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और इस बार अगर कंपनी ने 90 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है तो कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो हमें नेगेटिव 10% देखने को मिली है। और मान लो कंपनी का जो सब्सिडरी है जिसको कंपनी ने एक्वायर किया है उससे आने वाला रेवेन्यू कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 110 करोड़ रिपोर्ट करता है, तो फिर कंपनी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमें 10% देखने को मिलेगी, भले ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो ये है कंप्लीट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं KPIT के नंबर्स एग्जैक्ट हमें देखने को मिले कैसे हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो प्रॉफिट होता है। सभी को प्रॉफिट चाहिए, मार्केट को भी किसी भी कंपनी के अर्निंग से अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद रहती है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार नेट प्रॉफिट हमें 21% से गिरता हुआ दिखा है। अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर की तो 169 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था पिछले बार। इस बार कंपनी ने 133 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट इसलिए हुई है क्योंकि न्यू लेबर कोड की वजह से कंपनी को लॉस हुआ है 59.7 करोड़ का, जो कि वन टाइम इम्पैक्ट है। इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट गिरे हैं, अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को नहीं मिलते। और ये जो न्यू लेबर कोड है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ KPIT को ही डैमेज की है। रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो इन्फोसिस और TCS के नंबर भी इस चीज़ से डैमेज हुए हैं, जो कि वन टाइम एक्सपेंस होता है। कंपनी को अगले क्वार्टर में इसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में दोस्त, तो रेवेन्यू आपको 1.9% से ग्रो करता हुआ दिखा है और $, के टर्म में अगर देखोगे तो 0.2% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली है। और अगर हम ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी के टर्म में देखें तो Q&Q बेसिस पे 1.5% की हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी के EBITDA के बारे में तो वो हमें 4.5% से गिरता हुआ दिखा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और EBITDA मार्जिन के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से वो गिरता हुआ दिखा है। तो यह है कंपनी के अर्निंग्स जिस वजह से मार्केट आज के दिन आपको KPIT टेक्नोलॉजी को तोड़ती हुई नजर आई है। बाकी KPIT टेक्नोलॉजी गाइडेंस क्या दी है आने वाले फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसकी कमेंट्री अगर आपको सुननी है तो कमेंट कर देना KPIT टेक, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसकी कमेंट्री को हम लोग डिटेल में समझ सकें।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ईक्लर्क एक्स सर्विसेज, जिसने दोस्तों रिसेंटली अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी में हमें देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के जो अर्निंग्स में प्रॉफिट है वो हमें 39.7% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ में कंपनी ने बोनस भी इशू कर दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों बोनस के बारे में और कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर देने का फैसला किया है। और अगर हम बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बारे में, तो 191 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि पिछले बार आपको 137 करोड़ देखने को मिल रहे थे। रेवेन्यू भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ दिखा है। 1017 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले बार 853 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। सो अगर आप ईक्लर्क एक्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कंपनी के अर्निंग्स आई नहीं है, बट जैसे ही अर्निंग्स आएंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना। बट दोस्तों अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो उसको लेकर जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी वैसा अगर कुछ रिपोर्ट कर दे तो कुछ खास आपको मे भी बाजार रिएक्ट करती हुई देखने को ना मिले, क्योंकि सभी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। बट बाजार से अगर चीज़ें खराब होती हैं तब बाजार आपको डेफिनेटली रिएक्ट करती हुई दिख सकती है। बट अगर बाजार से चीज़ें थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिले तो उस टाइम भी डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिएक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल लगता है। अब बाजार की एक्सपेक्टेशन है क्या? तो देखो इस बार के अगर हम Q3 की बात करें तो मोबाइल सेल्स काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो हमें देखने को मिले हैं वो कुछ खास अच्छे देखने को मिले नहीं हैं। तो इस कारण एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का जो टॉप लाइन है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और साथ में कंपनी का जो गाइडेंस है वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने तो ऑलरेडी कंपनी के प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसको कम कर दिया है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी भी उसको अगर कम करती है तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट कम हुआ है या फिर एस्टिमेट से ज़्यादा या फिर कम हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में, तो अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशन यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करेगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें सिर्फ 3% की देखने को मिलेगी, क्योंकि Q3 में काफ़ी वीक हमें मोबाइल सेल्स देखने को मिले हैं। तो इस वजह से कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू इससे डैमेज होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के इबिट्टा के बारे में, तो इबिट्टा आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा, बट ग्रोथ रेट यहाँ पर भी सिर्फ 5% तक की देखने को मिलेगी। 411 करोड़ का इबिट्टा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इबिट्टा मार्जिन हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है 3.8% पे, जो कि पिछले साल के मुकाबले आपको बढ़ता हुआ ज़रूर दिखेगा, बट ग्रोथ इबिट्टा मार्जिन में बहुत माइनर सी होगी, कोई मेजर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। एट द एंड मार्केट की जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 12% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है और 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपनी का गाइडेंस, फ्लिप कैपिटल की अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो फुल ईयर का ग्रोथ गाइडेंस है वो 40 to 45% हमें देखने को मिल सकती है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कहा था, बट यहाँ पर फ्लिप कैपिटल ये बोल रही है कि ये जो गाइडेंस है वो कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से कंपनी हो सकता है कि गाइडेंस आपको कट करती हुई नजर आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को नोट करो, कंपनी के अर्निंग्स आने से पहले यही सारी चीज़ें बाजार की एक्सपेक्टेशंस में है। बाकी ये सारी चीज़ें तो देखा जाए कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव है। एक चीज़ कंपनी से रिलेटेड ज़रूर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। पॉजिटिव ये है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो डील्स हमें देखने को मिला है, उस डील्स की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स हैं अभी के टाइम पे देखोगे तो इंडिया से ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, बट आने वाले कल में एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी उनको ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि $750 बिलियन का मार्केट उनके लिए खुल रहा है। और ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडिया की है उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। अब देखो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है, उनके जो प्रोडक्ट्स यूरोप में सप्लाई होते हैं उस पर वो 14% के टैरिफ लगाते हैं, बट अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वो 14% के टैरिफ को सीधा वो 0% पर ला रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इंडिया का अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूरोप में बिकेगा तो उसके कॉस्ट हमें 14% कम देखने को मिलेंगे, जिस कारण उनके सेल्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं बाहर के मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिक्सन के लिए अच्छी बन जाती है। बाकी पहले नंबर्स की बात कर लेंगे हम लोग, फिर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये सारी चीज़ें
आपको टाइम टू टाइम सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों MCX की बात करें तो आज के दिन वंस अगेन कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे तो 18% तक की तेज़ी कंपनी में देखने को मिली है। और ये जो 18% की तेज़ी है ये कहीं ना कहीं MCX के जो इन्वेस्टर हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। पर देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, MCX रिसेंट टाइम्स में जो बड़ी तेज़ी दिखाई है उसका मेन क्रेडिट अगर देखोगे तो Q3 के अर्निंग्स तो लेगा, बट उससे पहले कंपनी ने स्प्लिट दिया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था MCX में ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, बट अभी के टाइम पे जो कमोडिटी मार्केट में बूम आपको देखने को मिल रही है, वो बूम की वजह से MCX इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, जो कि अक्सर हमें स्टॉक मार्केट के बूम में CDSL BSE जैसी कंपनीज के साइड से देखने को मिलता है। ठीक है, बट नोट करो एक बात को, MCX जो अभी के टाइम पे 200% से ज़्यादा का टर्नओवर हमें दिखा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वह टर्नओवर का मेन क्रेडिट ले रहा है सिल्वर और गोल्ड। और सिल्वर और गोल्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोमो ज़रूर क्रिएट हो रहा है, और फोमो की वजह से अगर सिल्वर और गोल्ड क्रैश करता है तो उस केस में ये जो MCX रिसेंट टाइम्स में वन साइडेड मूव 90 डिग्री पे दिखा रही है, वो वन साइडेड मूव कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का भी संकेत क्रिएट कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि कमोडिटी मार्केट में जो एक अच्छा पकड़ है MCX का, वो तो काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, बट कमोडिटी मार्केट का बूम करना उसमें गोल्ड और सिल्वर का ही सबसे ज़्यादा हाथ है। और गोल्ड और सिल्वर जिस दिन क्रैश करेगा तो उनके जो टर्नओवर्स हैं उसमें भी इसका मैसिव इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो फोमो क्रिएट हो रहा है ETFs का, गोल्ड सिल्वर का, MCX का, ये सारे फोमो को थोड़ा सा अवॉइड कर कर कंपनी के एनालिसिस पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, वैल्यूएशंस को ट्रैक करोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। कंपनी बुरी नहीं है, बट अगर फोमो किसी कंपनी को लेकर क्रिएट हो रहा है तो उस टाइम कंपनी को लेकर आपको एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ना कि कंपनी में फोमो के थ्रू घुसने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करो। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।